गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 6 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जो कहता है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए, हमने जो पार्ट 5 बच्चों पढ़ा था उसके अंदर हमने सारे के सारे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ा था, जाना था। अब इस पार्ट 6 के अंदर हम वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, पहला टॉपिक है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन। बात आती है कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल है ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव। बहुत खूबसूरत टाइटल, ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड्स स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब एक ऐसा कि सब काम करें, ऐसा रास्ता निकालें जिससे ओशन में जो प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है, समुद्रों में जो प्लास्टिक का पोल्यूशन होता है, उसे रोका जा सके। इस रिपोर्ट को पब्लिश करा गया है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा और इसमें इन्होंने पार्टनरशिप करी है सिस्टमिक की, SYSTEMIQ सिस्टमिक लिमिटेड की। अब कुछ बात जानते हैं, हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की। देखिए, इसने देखा कि जो एनुअल फ्लो है प्लास्टिक का, जो ओशन में प्लास्टिक बहकर जाता है, ये 2040 तक 3 गुना हो सकता है। मतलब 29 मिलियन मेट्रिक टन हो सकता है पर साल। और अगर आपने कोई तुरंत कदम नहीं उठाए और इमीडिएटली नहीं उठाए तो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वेस्ट प्लास्टिक करीब 80% जो सारे ही जो मरीन में होने वाला कूड़ा है उसमें से 80% जो है वो वेस्ट प्लास्टिक है। फ्रॉम सरफेस वाटर्स टू डीप सी सेंटिमेंट्स, ऊपर से जो है गंदगी जाती है, अंदर तक जाती है, उसमें वेस्ट प्लास्टिक 80% होता है। प्लास्टिक को जाना गया है कि ये ऑन शोर्स में डिटेक्ट करा गया है सारे ही कॉन्टिनेंट में। और ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल अगर हम देखें तो जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है या जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस जगह पे ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिले हैं। भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करे वाली चीज़ ही ह्यूमंस की है। तो ह्यूमंस जहाँ होंगे प्लास्टिक वहाँ होगी। अब बात आती है कि सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक कहाँ से आए हैं। तो भाई, मेन जो सोर्सेज हैं जो मरीन प्लास्टिक के हैं वो लैंड बेस्ड हैं। अर्बन हो या स्टॉर्म रन ऑफ हो, मान लो हवा चली बहुत तेज और उससे उड़ के आ गया, सीवर से ओवरफ्लो होके आ गया, बीच पे जो विजिटर्स जाते हैं, बीच पे जो घूमने जाते हैं, वो फेंकते हैं, कचरा फैलाते हैं। इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल और मैनेजमेंट है, सही से वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जाता, मैनेज नहीं किया जाता। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं, कंस्ट्रक्शन और इलीगल डंपिंग होती है। उसके साथ ओशन बेस्ड प्लास्टिक जो है वो निकल के आता है मेन ज़्यादातर फिशरी इंडस्ट्री से या नॉटिकल एक्टिविटीज़ या एक्वाकल्चर, किसी भी इन चीज़ों से, है ना, मछली वछली पकड़ने गए, ये सब चीज़ें तो गंदगी निकालते हैं, प्लास्टिक निकलती हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इस प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। प्लास्टिक 100 साल से हज़ारों साल लेता है खुद को डिकम्पोज करने में, तो ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं कि अपने आप डिकम्पोज हो गया। इसकी वजह से मरीन लाइफ पे अब देखा है आपने कि फिशेस वगैरह हैं, मुंह में फंस गया, बेचारी सांस लेते लेते मर गई, या बहुत बहुत ऐसी दिक्कतें होती हैं। ओशन की हेल्थ खराब होती है, कोस्टल टूरिज्म, इवन ह्यूमन की हेल्थ भी खराब होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, साथ में ये ह्यूमन फूड चेन में चला गया तो और मुसीबत क्रिएट कर देगा। देख रहे हैं, बहुत दिक्कत है। अब देखिए, बात आती है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं जो प्लास्टिक को यहाँ पे कम कर सकें। 1972 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्टेज एंड अदर मैटर, ये लंदन कन्वेंशन है जो इस फील्ड में काम करता है कम करने के लिए जो वेस्ट वगैरह। और 1978 का प्रोटोकॉल है टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मारपॉल कहते हैं। ये दोनों इस फील्ड में काम करते हैं। अब एक ये टर्म देखिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का। तो बच्चों, ये क्या है समझिए।
ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इस तरह की प्लास्टिक होती हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन और बायोमास में अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस which depend on various factors such as temperature and the amount of moisture present। अब देखो इस तरह की जो प्लास्टिक है इनको क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस में रखते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसमें देना पड़ता है, कुछ मॉइस्चर जो भी इनको चाहिए वो नमी इनको प्रोवाइड करी जाती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसी प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं और ये बनाएंगे क्या, वाटर बनेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या फिर बायोमास बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव का काम कर सकती है कन्वेंशनल प्लास्टिक का जो अभी तक चली आ रही थी, कुछ सही कंडीशंस में अगर देखें तो ये काम कर सकती है, बट कंडीशंस ही नहीं पता लग रही हैं इस नेचुरल एनवायरनमेंट में। बट दीज कंडीशन आर जनरली नॉट फाउंड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड स्पेशली नॉट इन द ओशन। भाई राइट कंडीशन में अगर हम बात करें कि ये राइट कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ऐसी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर और जो कंडीशन, जो मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर, वो कंडीशन ना ही हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है और ना ही ओशन में मिल रहा है। तो ऐसी प्लास्टिक ला के क्या फ़ायदा, जो ऐसी कंडीशन ही नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जो है उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर वही वाली बात हो जाएगी, कूड़ा फैल रहा है। तो ये एक एनर्जी इंटेंसिव और एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी महंगे हैं इसे बनाना। इवन आइडियल कंडीशन में भी बताएं, नॉर्मल कंडीशन में जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो जो इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं वो नहीं सॉल्व कर सकती कि भाई जो जैसे कि खा लेते हैं मरीन एनिमल्स वगैरह या इंटाइटलमेंट जैसे जिसने भी जो है यहाँ पे फंसा गई तो उसमें ये काम नहीं आएगा। अब देखिए एक होती है माइक्रो प्लास्टिक, नाम तो सुना ही होगा आपने माइक्रो प्लास्टिक का। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर यूवी रेडिएशन, विंड्स, करंट्स एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स, जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, प्लास्टिक यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो 5 mm से भी छोटे हो जाते हैं। फिर समझिए गौर से, जब बड़ी सी प्लास्टिक जो है वो छोटे 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 टुकड़ों में यहाँ पे टूट गई, ठीक है, फ्रैगमेंट हो गई, टूट गई, इससे हो गया उसके, क्यों, सोलर यूवी रेडिएशन की वजह से उस पर पड़े हों, या विंड चली हो, या करंट, या आपके कोई दूसरे नेचुरल फैक्टर्स, किसी भी वजह से छोटे छोटे हो गए, मतलब जो ये साइज हो गया वो 5 mm से भी कम हो गया, या आप कह रहे हो नैनो प्लास्टिक, मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स का जो साइज है वो 100 nm से भी कम हो गया। तो ये क्या होता है कि ये जो डिस्पर्सिस प्लास्टिक है इवन दूर तक चली जाती है, मतलब ये जो प्लास्टिक छोटी छोटी हो गई, अब हल्की हो गई, अब ये दूर दूर तक फैलेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी पन्नी पड़ी है तो कहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर ये छोटी 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 हो गई, दूर दूर तक फैलना शुरू कर जाती है, ओशंस के अंदर चली जाती है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है इसको हटाना। उसके साथ माइक्रो बेड्स, सॉरी माइक्रो बीड्स, BEADS, माइक्रो बीड्स ये बनाए जाते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 mm। ये पता है क्या है माइक्रो बीड्स, ये एक मैन्युफैक्चर्ड बनाई गई सॉलिड प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं जो कम से कम 1 mm से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने करी। अब बात आ जाती है हमारे देश के रेफरेंस में, और हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इंडिया और उसने क्या कदम उठाए हैं ये जो मरीन प्लास्टिक का पोल्यूशन है उसे यहाँ पे कम करने के लिए, डील करने के लिए इस पोल्यूशन से। देखिए इंडिया ने साइन करा है यही जो मैंने ऊपर आपको मारपोल बताया था ना, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स 1978 का, ये भी साइन करा है। और इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन ये डील करा जाता है बाय मर्चेंट शिपिंग रूल्स जो 2019 के हैं अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर। तो इंडिया ऐसे भी इसको करता है। दूसरी बात कि सर्वे वगैरह भी टाइम टू टाइम करे जाते हैं इंडियन फ्लैग वेसल्स के, ताकि ये बात देखें कि जो रूल्स हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर रूल्स बताए, इन रूल्स के हिसाब से काम हो रहा है। फॉरेन वेसल्स इसी तरीके से इनको भी इंस्पेक्ट करते हैं, पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन रिजाइम के अंदर, और हैवी पेनाल्टी भी लगाते हैं अगर मान लीजिए कि इन रूल्स के हिसाब से ये फॉरेन वेसल्स नहीं चल रही हैं तो। उसके साथ सरकार ने अनाउंस करे हैं बहुत सारे ऐसे कदम कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूज़ है उसे हम ख़त्म कर देंगे विद द इवेंचुअल गोल ऑफ स्टॉपिंग ऑल यूसेज टू रिड्यूस
द कंट्रीज प्लास्टिक फुटप्रिंट, और ये भी है कि भाई हमारा उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक को एकदम अपने देश से खत्म कर देंगे अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 के अंदर। उसके साथ यहाँ पे BIS ये लेकर आया है एक कुछ इंडियन स्टैंडर्ड को, जिसके हिसाब से प्लास्टिक माइक्रोबेड्स जिनका डायमीटर करीब 5 mm या उससे कम है और ये इनसॉल्युबल हैं पानी में, साथ में जो सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जिनको यूज़ करते हैं एक्सफोलिएट या फिर क्लीन करने के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को, ये सारे के सारे जो है वो बैन कर दिए जाएंगे। उसके साथ कुछ स्टेट्स के इनिशिएटिव बताऊं तो यहाँ पे केरला का शुचित्वा मिशन है, जिसके अंदर जो फिशरमैन है वो इंगेज है इन नॉट जस्ट फाइंडिंग फिश, वो सिर्फ और सिर्फ मछली नहीं पकड़ेंगे बट साथ में यहाँ पे वो प्लास्टिक को भी पकड़ेंगे। या अगर मान लीजिए फिशिंग नेट में प्लास्टिक फंस जाती है या कोई प्लास्टिक बह रही हो सी के ऊपर, तो फिशरमैन सिर्फ मछली पकड़ने पे ध्यान नहीं देंगे, उस प्लास्टिक को भी पकड़ के किनारे करेंगे। और पिछले 10 महीनों में अगर बताऊं जब से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इन्होंने मालूम है 25 टन, लगभग 25 टन का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो मैनेज करा है। तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी हर एक जगह पे इस तरह की जैसे केरला ने ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक बोलता है बच्चों ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब बात आती है कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई करी हैं कुछ नई गाइडलाइंस ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए, जो पानी निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से उसको रेगुलेट करने के लिए। अब पहले ज़रा ये समझते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं क्या। तो पहली बात ये कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC मिलती है ना, जब आप लोन वगैरह भी लो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाद में मिलता है जब आप पूरा पैसे दे देते हो, तो ऐसे ही एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये काफ़ी ज़रूरी होगा, मैंडेटरी हो जाएगा। जो नई या फिर अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या फिर कोई प्राइवेट वाटर सप्लाई टैंकर्स हैं, अगर इनको ज़मीन से पानी निकालना है तो इनको सरकार से NOC लेनी पड़ जाएगी। प्रोजेक्ट्स जो कि 500 मीटर के अंदर पड़ रहे हैं फ्रॉम डिमार्केटेड वेटलैंड एरियाज, ये तो पक्का अपना डिटेल प्रपोजल देंगे कि ग्राउंड वाटर कितना ये निकाल रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, जो ये निकाल रहे हैं ये यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया को। फिर समझिए, मान लीजिए कोई वेटलैंड एरिया है, अब वो वेटलैंड एरिया के 500 मीटर के अंदर ही यहाँ पे पड़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उनको सब कुछ वहाँ पे बताना पड़ेगा, क्या उनका पूरा प्रपोजल देना पड़ेगा कि जिस एक जब हम पानी निकालेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे प्रोटेक्टेड वेटलैंड एरिया को। तीसरी बात, इंस्टॉलेशन ऑफ डिजिटल वाटर फ्लोस मीटर्स, मतलब यहाँ पे डिजिटल वाटर फ्लो मीटर को जो है इंस्टॉल करना बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है सारे ही यूजर्स के लिए जिनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको डिजिटल वाटर फ्लो मीटर तो लगवाना ही पड़ेगा। साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को एक काम दिया गया है कि आप इन्फोर्समेंट मेजर्स लीजिए, जैसे कि सीलिंग लगाइए आप स्ट्रक्चर पे, या आप प्रोसिक्यूट करिए उन सारे को जो ऐसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जो NOC कंडीशंस को वायलेट करते हैं, या भैया इससे ज़्यादा पानी आप नहीं निकाल सकते हो, इस बात पे लिमिट लगाइए। और अगर आप जो लोग इसके साथ रूल्स के साथ काम से नहीं करेंगे, कंप्लायंस नहीं बना के चलेंगे, तो इनको पेनाल्टी 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक लगाई जा सकती है। बहुत ही बढ़िया उम्दा बात है। अब यहाँ पे इसलिए हम आगे जानते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर यूसेज हमारे देश में है किस तरह का। तो देखो इंडिया ना सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ग्राउंड वाटर का यूज़ करता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 253 BCM का फुल फॉर्म होता है बच्चों बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना जो है वो ग्राउंड वाटर निकालता है पर साल, पर ईयर। और ये अप्रॉक्सीमेटली बताऊं मैं तो 25% है पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का। तो हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं धरती से। साथ में 90% जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है इंडिया के अंदर, इसे इरिगेशन के लिए मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया जाता है, और बाकी का जो 10% बचा इसे पीने के लिए या घर वगैरह के काम के लिए, इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर तो बहुत पानी ले रहा है। अब 6,881 असेसमेंट यूनिट्स में से जो 17% है इनको कैरेक्टराइज करा गया है ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब ये जितना रिचार्ज पानी का हो नहीं पाता उससे ज़्यादा पानी निकाल लेती हैं।
5% ऐसे यूनिट्स हैं जिनको क्रिटिकल कहा गया है। क्रिटिकल मतलब एक्सट्रैक्शन जो इनका है पानी का, वो 90 से लेके 100% है। जितना रिचार्ज होता है, मान लो 100% रिचार्ज हुआ तो 90% निकाल लेंगे या 100% पूरा निकाल लेंगे। 14 जो है वो सेमी क्रिटिकल है, मतलब मान लो 100% रिचार्ज हुआ तो 70 या से लेके 90% तक निकाल लेती हैं पानी। और 63% जो है वो सेफ है। समझे? अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स जो हैं, ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा पानी निकाला जाता है वो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो इन सब जगहों पे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि भाई देखिए एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। खैर, आगे भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनको इस एनओसी से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट करा गया है। पहला, कोई इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, जो पानी पीने के लिए निकाल रहा है, डोमेस्टिक अपने घर के काम के लिए पानी निकाल रहा है, तो वो पानी निकाल सकता है। देखिए कुआं वगैरह से लोग निकालते ही हैं। दूसरा, कोई गांव वगैरह में ड्रिंकिंग सप्लाई स्कीम चली है तो उसके लिए उनको पानी देना है, तो भी एनओसी नहीं चाहिए। तीसरा, आर्म्ड फोर्सेस का एस्टैब्लिशमेंट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो गांव में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। चौथा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ के लिए। और पांचवा, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस जो ग्राउंड वाटर को 10 क्यूबिक मीटर पर डे से कम निकालते हैं, उनके लिए भी एग्जेम्पशन दिया गया है। अब देखिए, इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जान ली जाए। तो सबसे पहली बात तो भाई आती है यहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA के बारे में। तो सबसे पहले कि इसके बारे में समझते हैं। इसको बनाया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ताकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का हमारे देश के अंदर, उसे रेगुलेट और कंट्रोल करा जा सके। क्या है बॉडी का नाम? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। दूसरी बॉडी की जो बात करेंगे वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। ये क्या है? ये एक अटैच्ड ऑफिस है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। कमीशन को काम ये है कि इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं कि आप यहाँ पे इनिशिएट करोगे, मिलजुल के मतलब कोऑर्डिनेट करोगे, और साथ में फर्दर मतलब जो स्कीम्स हैं कंट्रोल की, कंजर्वेशन की, यूटिलाइजेशन की इन वाटर रिसोर्सेज की पूरे कंट्री में, इन सबको आप देखोगे। और इसमें कुछ जो भी वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट होगी उनके साथ मिलजुल के उनसे कंसर्न करके जो है कंसल्ट करके चीज़ें आगे बढ़ाओगे। ये सारी स्कीम्स वो रिलेट हो सकती हैं टू द पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल, साथ में इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड, या पावर वाटर पावर डेवलपमेंट से रिलेटेड, या ऑल्टरनेटिव्स। भैया कुछ पैडी के ऑल्टरनेटिव्स निकले भैया, ताकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है तो इसकी जगह पे कुछ ऐसा राइस की वैरायटी आए जिससे पानी कम लगे, है ना, और भी चीज़ों से रिलेटेड। आखिरी में इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जान लेते हैं। तो देखिए, इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है एक नया वर्जन इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब ये देखिए, ये जो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये क्या होता है पहले समझते हैं। ये एक वेब पोर्टल है जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑनलाइन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड। कैसे भाई? इनके डैशबोर्ड वगैरह है, जैसे रेनफॉल का आपको जानना है तो रेनफॉल लिखा होगा उसमें जान लीजिए, वाटर लेवल क्या डिस्चार्ज चल रहा है रिवर्स का वो सब, वाटर बॉडीज़ के बारे में, ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में, रिजर्वायर स्टोरेज के बारे में, इवेपो ट्रांसमिशन, सॉयल मॉइस्चर, उसके साथ जो भी मॉड्यूल्स हैं वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के, सब कुछ, वाटर बॉडीज़ हो गए, हाइड्रोमेट डेटा एवेलेबिलिटी हो गई, टूल्स हो गए, GIS लेयर एडिटिंग के, सब कुछ आपको मिल गया। और इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च 2019 में किया गया था नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर, नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ताकि यहाँ पे मेंटेन और अपडेट कर सकें इंडिया जो वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको। तो ये कुछ हमने रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कहता है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD के बारे में। न्यूज़ के बारे में समझते हैं। देखिए, जो सेंटर है वो एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है कई सारे ऑप्शंस की तरफ कि हम किस तरीके से कंट्री को ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज की तरफ बढ़ा सकते हैं और ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं
और कोशिश कर रहा है कि हम किस तरह से बैलेंस करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। देखो बच्चों, इंडस्ट्री का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है अगर देश को आगे बढ़ाना है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है अगर देश को बचाना है। तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाएं हम जिससे ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, और उससे हमारा प्रकृति को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी प्रोटेक्ट रहे, और हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती रहें। तो इसलिए सेंटर कुछ कदम उठाने के लिए सोच रहा है, एग्जामिन कर रहा है तरीके क्या हो सकते हैं। तो आपके माइंड में आया होगा कि मैम ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज आखिरकार क्या होता है। देखिए, ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहाँ पे पानी को ट्रीट करते हैं ताकि वो रीसर्कुलेट करे, सारा जो पानी है वो बैक टू द प्रोसेस विद ज़ीरो लिक्विड वेस्ट। है क्या कि भैया पानी को ट्रीट कर दिया, जो गंदा पानी निकला उसको ट्रीट कर दिया ताकि वो फिर से उसका यूज़ करा जा सके उसी पानी का, और यहाँ पे कोई भी गंदा पानी निकले ही ना। समझ गए? तो ज़ीरो लिक्विड वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस सिस्टम में आपको बहुत सारे एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो पानी को जो है वो ट्रीट करते हैं, पानी को इस लेवल तक ट्रीट करते हैं कि इसको फिर से सेम कंपनी सेम काम में यूज़ कर सकती है। तो अच्छी बात है, ये पानी भी नहीं वेस्ट होगा और कंपनी बार बार उसी पानी को यूज़ भी कर लेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस किस तरह का होता है। देखिए, वेस्ट वाटर यहाँ से अंदर गया, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टनिंग, फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, पीएच एडजस्टमेंट, डेरेशन, मतलब यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट हुआ। सबसे पहले यहाँ पे जो होना है वो प्री ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद ये आरओ से होके गुजरता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं। फिर आरओ ब्रीन ऐसे होता गया, फिर ब्रीन कंसंट्रेटर तक यहाँ आया ये। उसके बाद यहाँ पे ब्रीन क्रिस्टलाइजेशन हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सॉलिड इसमें से निकला, जो सॉलिड डिस्पोजल निकला या फिर रिकवरी यहाँ पे हो रही है, और बाकी ये जो पानी है यहाँ से निकला जो पानी, ये पानी देखिए फिर से रीयूज हुआ जा रहा है। बाकी जो इवेपोरेशन पॉन्ड है, यहाँ पे इवेपोरेशन पॉन्ड में या तो इवेपोरेट हो गया और या तो भाई वाटर रीयूज हो गया। तो ये कुछ होता है इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब देखिए कुछ कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं इस जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के। देखिए, वेस्ट वाटर को फिल्टर करते हैं क्या करके, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद जो पानी सेपरेट करते हैं इसको फिर से रीयूज़ करते हैं, और एक एना कंसनट्रेट, मतलब जो पोल्यूटेड स्ट्रीम है ये फर्दर ट्रीट करा जाता है। मतलब समझो, जो पानी अलग करा गया, पानी को तो यूज़ कर लिया फिर से, और जो गंदगी यहाँ पे निकली उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया। तो ये हो गया तुम्हारा प्री ट्रीटमेंट फिजियो केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है, उसमें क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने आरओ की बात करी थी ना, तो ये मेम्ब्रेन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंटामिनेंट्स है, जो भी गंदगी है अनफिल्टर्ड वाटर से, उसको यहाँ पे अलग कर देते हैं, या फिर फीड वाटर से जो भी है गंदगी को अलग करते हैं। व्हेन प्रेशर फोर्सेस इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि कैसी गंदगी बाहर निकलेगी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल का मतलब कि कुछ ही चीज़ें उसमें, जैसे लिक्विड, बहुत फाइन लिक्विड ही जा पाएगा और बाकी सब ऊपर रुक जाएगा। तो इसमें जो प्रेशर लगा के इसमें ये जो है वो गंदगी ऊपर ऊपर रह जाती है। तो इससे यहाँ पे जो भी अनफिल्टर्ड वाटर है उसको यहाँ पे फिल्टर करेंगे। इसके बाद आरओ के प्रोसेस के बाद यहाँ आएगा। उसके बाद जो कंसनट्रेट है, जो अब ब्रीन कंसनट्रेटेड के अंदर जाता है, जो एक मैकेनिकल इवेपोरेटर है ना, ब्रीन कंसंट्रेटर जो कि एक मैकेनिकल इवेपोरेटर है, इवेपोरेट करता है यूज़ करके हीट का और वेपर का कंप्रेशन, ठीक है, और इसके अंदर ये जाता है, जिससे क्या होता है, वेट स्लज निकल के आ जाता है। तो स्लज का मतलब पता है ना क्या होता है, जो हल्की सी थिक सॉफ्ट वेट मड टाइप की होती है ना, मिट्टी टाइप की हल्की सी, तो वो होता है। तो वेट स्लज निकल के आ जाएगा, और क्रिस्टलाइजेशन कन्वर्ट कर देता है स्लज को अब सॉलिड वेस्ट में। हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ करके इससे क्लीन वाटर फिर से निकल जाता है रीयूज़ के लिए। भाई स्लज है, उसमें से खूब तेज उसमें प्रेशर लगा दो होंक के, तो उससे क्या होगा यहाँ पे कि पानी पानी नीचे आ जाएगा, क्लीन वाटर आ जाएगा रीयूज़ के लिए, और स्लज अलग किनारे हो जाएगी। समझे? तो इवेपोरेटर एंड क्रिस्टलाइजेशन ये थर्मल प्रोसेस है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस चलता है, और यहाँ पे देखिए अब आप इसको सही से रिलेट भी कर पाओगे। क्लियर है? अब बढ़ा जाए आगे। तो आगे बढ़ने के बस यही एक बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ में इन वीडियोस को आप देख सकते हो फेसबुक पे भी, बस लाइक कर लीजिएगा पेज सिर्फ आईएएस। बाकी आपको यहाँ पे लिंक इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करिए, और बेल आइकन को मतलब पर्क्स वगैरह को भी इंजॉय करिए, मज़े करिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।